राकेश, ये आपके पास आऊंगा, फिर मैं अनिल जी के पास आऊंगा। कुछ सूचनाएं ये हैं कि अमेरिकन एम्बेसी में बहुत ज्यादा सुगबुगाहट है। जो भारत कनाडा जैसे G7 देश को कह सकता है कि एम्प्लॉयज की पैरिटी करो, बिना ये जाने कि भारत के 15 लाख लोग वहां पर इंडियन है, वहां पर कैनेडियन सिटीजन्स हैं, तो उनके वीजा की और बाकी जो जरूरतें कैसे पूरी होंगी। क्या यहाँ पे कुल मिला के 60-62 आदमी है, 40 वापस भेज दोगे तो 22 आदमी जो भारत से जो लाखों स्टूडेंट्स जाते हैं या वहां से जो लोग आते हैं, जो एक कॉन्सुलर एक्सेस होती है, उसको कैसे डील करोगे। भारत कोई छोटा सा देश, ये कनाडा कोई छोटा सा देश थोड़ी है। अमेरिकन एम्बेसी में सुगबुगाहट ये है साहब कि हमारी स्ट्रेंथ तो इंडियन एम्बेसी की जो स्ट्रेंथ अमेरिका में उससे कम से कम 10 गुना है इंडिया में सर। बड़े बड़े हैवी वेट इनके कॉन्सुलेट्स हैं सर, मुंबई में, कोलकाता में और बाकी शहरों में। और अभी मोदी जी क्या है कि कुछ और हम कॉन्सुलेट खोलने जा रहे हैं, और अमेरिका अभी अहमदाबाद के अंदर भी कॉन्सुलेट खोलने जा रहा है, और हम भी अटलांटा में खोलेंगे। सर, हमसे 10 गुना ज्यादा स्ट्रेंथ है, जो मैं पर्सनली भी जानता हूं सर। तो उनमें यह है कि आज कनाडा से कहा जा रहा है कि स्ट्रेंथ की पैरिटी लेके आओ, तो कल हमसे भी कहा जाएगा। और ये नाराजगी G7 के अंदर फैल रही है, जो कि आनंद जी ने भी बात की है और बादल जी ने भी बात की है। तो कहीं ना कहीं ये जो छवि है, जो आपकी जो विदेश नीति है, ये हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। हम सारे देशों को एक तराजू पे नहीं तोल सकते, सबके साथ अलग इक्वेशन है, अलग समीकरण है, अलग टेक्सचर है, अलग जरूरतें हैं। एक दो देशों के बीच में कितना लोगों को आना जाना है, कितना हमारा डायस्पोरा है, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप कहेंगे कि न्यूजीलैंड में जो लोग रह रहे हैं उसको अमेरिका के 5 मिलियन लोगों से कंपेयर करो, तो नहीं हो सकता, उनकी जरूरतें अलग हैं साहब। पर शायद इन्होंने चश्मा वो पहना हुआ है कि उनको सीधी एक ही चीज नजर आती है, आसपास की कुछ चीजें नजर आती नहीं है। पर हाँ, चीन से दुश्मनी करते हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सब उनको देते हैं। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। अगर इसको जल्दी करेक्ट ना किया गया, क्योंकि अब करेक्ट होने में 10 साल जाएंगे इस विदेश नीति को। और जो आनंद जी ने जयशंकर के बारे में कहा है, मैं तो कुछ शब्द यूज नहीं करना चाहता कि इनसे वर्स्ट कोई फॉरेन मिनिस्टर आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ नहीं है, जिन्हें ना बोलने की, क्या कहूं, समझ है, ना कहने की समझ है, और कुछ भी बोलकर आ जाते हैं। राकेश पाठक जी। दिनेश जी, मैं प्राथमिक तौर पर तो ये कहना चाहूंगा कि किसी भी देश की विदेश नीति बच्चों का खेल नहीं होती कि सरकार बदलने, दलगत आधार पर परिवर्तन के बाद या व्यक्ति विशेष के बदलने से उसमें इतना बदलाव हो जाए कि दुनिया को दिखाई देने लगे कि कल जो प्रधानमंत्री था और आज जो प्रधानमंत्री है, कल जो पार्टी सत्ता में थी, आज जो पार्टी सत्ता में, उसमें आमूल चूल परिवर्तन हो गया। तो विदेश नीति कोई इतनी छोटी सी खिलौने जैसी चीज नहीं है कि आपने एक खिलौना धर दिया, दूसरा उठा लिया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अटल बिहारी वाजपेयी के शब्द हैं। जब अटल जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, या माफ कीजिए, जब वे विदेश मंत्री बने मोरारजी देसाई की सरकार में, तो उनसे पूछा गया था, हमारे बादल जी जैसे किसी पत्रकार ने पूछा होगा कि अब जनता पार्टी सरकार की विदेश नीति क्या होगी। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि विदेश नीति पार्टी के आधार पर नहीं बदलती, विदेश नीति वही होगी जो विदेश नीति इंदिरा गांधी थी कि या लाल बहादुर शास्त्री की थी या जवाहरलाल नेहरू की थी, क्योंकि विदेश नीति भारत की नीति है, पार्टी की नीति नहीं। और उसमें सचमुच कोई बदलाव नहीं हुआ था। अब हम अपने इस अमृत काल पर लौटते हैं। नंबर एक, आप लोग विदेश सचिव, अपने विदेश मंत्री की बात कर रहे हैं। क्या दुनिया के इतिहास में कोई और देश होगा जिसका विदेश मंत्री ये कह रहा हो कि जिस देश ने उसकी सीमाओं में अतिक्रमण कर लिया, वो देश चूंकि औद्योगिक रूप से बहुत संपन्न है, उसकी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा बड़ी है, इसलिए हम उससे नहीं लड़ सकते। लड़ने वाले तो यूक्रेन जैसे लोग भी हैं, रूस के सामने उसकी क्या होगी अर्थव्यवस्था की स्थिति, लड़ रहा है। इराक ने जब कुवैत पर कब्जा कर दिया था, तो क्या वहां के नेताओं ने, वहां के विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि भैया वो तो बहुत बड़ा है, हम नहीं लड़ेंगे। जैसे लड़ सकते थे, जो कर सकते थे, वो किया था। दूसरी बात ये कि चीन के साथ रिश्तों पर हम बात कर रहे हैं। आपने रेल के चक्के बनाने की बात कही, मुझे नहीं मालूम आपने ये आंकड़े जो दिए हैं ये अभी के ताजा हैं। मेरी जानकारी, मैंने अभी देख रहा था 2022 में, कल इकोनॉमिक टाइम्स में आंकड़े आए, मैंने स्क्रीनशॉट भी दे दिए सारे के सारे। लेकिन अप्रैल में सारे कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, लेकिन बाहर नहीं आए थे, तो इकोनॉमिक टाइम्स ने पहली बार इसको रिवील किया सर। लेकिन 2022 को अगर हम याद करें तो यही तेज होंग नाम की जो कंपनी है, हांगकांग बेस्ड है और पूरी तरह चीन से संबंधित कंपनी है।
इसको तब भी 33,000 चक्के बनाने का, एक्सल बनाने का 245 करोड़ का ठेका हुआ था। जबकि 2020 तक, गलवान की घटना को अगर हम छोड़ दें तो उससे पहले तक जो भारतीय कंपनियां हैं, जिनमें मेटल एंड स्टील फैक्ट्री ईशापुर, मिश्र धातु निगम हैदराबाद, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सौरभ स्टील भोपाल, ये सब कंपनियां रेलवे के लिए एक्सल बनाने, चक्के बनाने का काम करती आ रही थी और इनके पास बाकायदा इसकी विशेषज्ञता, पात्रता रही है। 2022 में 3 चीनी कंपनियों को भारतीय रेलवे ने ठेके दिए और आप ताजा खबर आप बता ही रहे, 39,000 पहिए बनाने का ठेका उनको दिया गया है। ये तब है जब क्या 39,000 तो पिछली बार था 22 में, अब ये 92,000 हो। बीच में यूक्रेन युद्ध के चलते यूक्रेन की तरफ से सप्लाई नहीं हो पा रही थी। ये हो सकता है उसी प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ हो, ये वाला जो अप्रैल में आप बता रहे हैं। रेल मंत्रालय का कोई बयान भी है, क्योंकि यूक्रेन से ये पहिए नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए चीनी कंपनियों को ये टेंडर दिया गया है। चीन के साथ हमारे रिश्ते, अमेरिका के साथ रिश्ते, कनाडा के साथ और आसपास के हमारे पड़ोसियों के साथ जो रिश्ते हैं, वो साल दर साल बिगड़ते चले जा रहे हैं। दुनिया के इतिहास में यह भी अनूठी घटना है कि एक देश का, एक संप्रभु राष्ट्र का प्रधानमंत्री दूसरे देश के चुनाव में भाग लेता है। आनंद जी ने जिक्र किया ट्रंप के लिए वोट मांगने का। यह भी मेरी जानकारी में नहीं है कि दुनिया में और कभी किसी देश ने या देश के प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने दूसरे देश के चुनाव में वोट मांगा हो। आप कल्पना करके देखिए ना, जो बाइडेन 2024 के जनवरी में भारत आए और वे कहें अब की बार राहुल गांधी सरकार या अब की बार कांग्रेस सरकार, तो क्या होगा? तो जब इस कदर घटियापन पर विदेश नीति आ जाए कि देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में वोट मांगने लगे, तो वही स्थिति होगी कि हमारे दूतावासों और हमारे विदेशों में जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ क्या सलूक होगा। हमारे देश में जो राजदूत हैं, जो दूतावास हैं, जो उच्चायुक्त हैं, उनमें उनके लोग वापस जाने की प्रक्रिया अगर शुरू हो जाएगी तो अंततः इसका पूरा नुकसान कोई भारतीय जनता पार्टी भुगतने वाली नहीं है, कोई नरेंद्र मोदी भुगतने वाले नहीं है, पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। हमारी सीमाएं लगातार असुरक्षित होती चली जा रही हैं। मालदीव जैसा देश, जिसमें तख्ता पलट होने पर आधी रात को हमारे देश की फौजें जाकर वहां मदद करती हैं, एक गृह युद्ध को बचाती हैं, तख्ता पलट बचाती हैं, और वहां का नवनिर्वाचित मुखिया ये कहे, गेट आउट इंडिया ही जैसा कहा है उसने, इंडिया आउट या कोई जुमला बोला है उसने, तो हम तो विश्वगुरु हैं। हम G20 देशों की मीटिंग करते तो हम विश्वगुरु हो जाते हैं, अगले दिन से ब्राजील विश्वगुरु हो जाएगा। पर सर पूरा भारत इंडिया आउट पे पूरा भारत चुप है, जयशंकर चुप है, मोदी चुप है, विदेश मंत्रालय चुप है, कोई कुछ नहीं बोल रहा सर। राष्ट्रवाद के झंडा बरदार जो अपने आप को विश्वगुरु मानते हैं वे चुप है। इतना सा देश है मालदीव, हमारी तो पुलिस जाकर वहां तख्ता पलट बचा सकती है, सेना तो बहुत दूर की बात है, और वो देश हमसे गेट आउट कह रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी। एक बात और जोड़ना चाहता हूं दिनेश जी, G20 देशों का सम्मेलन हुआ, एक सरकारी आयोजन था, और जिस तरह से विदेशी पत्रकारों ने, अमेरिकी अखबारों ने इस बात को कवर किया कि हर 50 मीटर पर नरेंद्र मोदी के होर्डिंग लगे थे, तो क्या दुनिया के इतने बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी खिंचवाने आए थे? ये भी विदेश नीति का हिस्सा है कि जब दुनिया के देशों का कोई समागम है, वहां के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुखिया आ रहे हैं, तो आप उनका किस तरह स्वागत करते हैं, आपका शिष्टाचार किस स्तर का है। हमारे देश में तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का इतना बड़ा सम्मेलन हुआ था, फिदेल कास्त्रो, यासिर अराफात जैसे लोग आए थे, क्या तब इंदिरा गांधी के होर्डिंग लगे हुए थे दिल्ली की सड़कों पर? ठीक है, उस वक्त ये बिनाइल ऑफ फ्लैक्स नहीं रहे होंगे, तो कपड़े के पोस्टर तो तब भी लगते थे, बैनर। मेरी जानकारी में तो नहीं है कि कोई इंदिरा गांधी के नाम का ऐसा त्योहार बांधा गया हो, या तब यह दावा किया गया हो कि हम विश्वगुरु हो गए। हम इतने बड़े संगठन के मुखिया थे, पंडित नेहरू तो उसकी आधारशिला है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की। कॉमनवेल्थ का सम्मेलन हुआ उसके बाद। लेकिन जब देश ऐसे बचकाने लोगों के हाथ में हो, तो विदेश नीति भी बंदर के हाथ में उस तरह की तरह होती है, और हम अपना गला काटते जा रहे हैं। ये लगातार साबित हो रहा है। राजेश बादल जी ने कई चीजों का जिक्र किया, हम्बन टोटा बंदरगाह का, चाबहार, सारी चीजें हमारे हाथ से निकलती जा रही।
और हम जिसे दुश्मन देश मानते हैं उसके साथ कारोबार रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा रहे हैं। हर साल कारोबार बढ़ रहा है। आनंद जी ने सही टोका, 100 करोड़ रुपए कुछ नहीं। 100 करोड़ तो हमारे एक चैनल का संपादक रिश्वत में मांग रहा था, कैमरे के सामने बेचारा पकड़ा गया, तिहाड़ में होकर आया। 100 करोड़ तो बहुत छोटी सी चीज है। सही कहा था आनंद जी आप। तो कुल मिलाकर विदेश नीति इस वक्त बंदर के हाथ में उस तरह की तरह है। जी आनंद जी।